हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेशन डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को लेके है जो कि आपके पीओ मेंस के एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। बोथ आईबीपीएस पीओ मेंस एंड एसबीआई पीओ मेंस में आता है, जहाँ पे आपको एक एसे और एक लेटर लिखना होता है। तो आज इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, क्या अप्रोच फॉलो करना होता है, जिससे हमारे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। तो अगर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की बात करें तो बी इट आईबीपीएस, पीओ मेंस या फिर एसबीआई पीओ मेंस, दोनों में ही आपको एक ऐसे आता है, एक लेटर आता है। ठीक है, एक ऐसे लिखना होता है, एक लेटर लिखना होता है। अब ऐसे कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, आइए इस पे भी डिस्कशन करते हैं। तो ऐसे जो होता है वो भी आपको मल्टीपल थीम्स पे दिया जाता है। समझ लो ये ए है, टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी। तो मल्टीपल टॉपिक्स पे आपके ऐसे होते हैं और ये टॉपिक काफ़ी डिफरेंट होते हैं। लेट्स सपोज जो पहला टॉपिक है वो आपका एआई है। एआई रिलेटेड कोई टॉपिक दे रखा है जिसमें आपको ऐसे लिखनी है। दूसरा टॉपिक जो है वो आपका कोई फाइनेंस रिलेटेड है या बैंक के रोल को लेके है, कोई टॉपिक रोल ऑफ बैंक इन समथिंग। ठीक है, जो थर्ड टॉपिक है समझ लो वो कोई सोशल इशू से लेट्स से क्राइम को लेके है, क्लाइमेट चेंज को लेके है, मेंटल हेल्थ को लेके है। तो यहां पे आपको सिलेक्शन करना होता है कि किस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है। तो हमेशा उस टॉपिक को उठाओ जिस पे आपको बहुत नॉलेज है। ठीक है, जिससे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिस पे आप आराम से लिख सकते हो, आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो, जो भी एस्पेक्ट्स है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे आप लिख सकते हो, उसी टॉपिक उठाओ। ठीक है, लेट्स सपोज आपको एआई पे नॉलेज काफ़ी है। ठीक है, आपको एआई के प्रोज पता है, कॉन्स पता है, इम्पैक्ट पता है, जो रेलेवेंस है अभी कि मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न वर्ल्ड में, वो पता है, एवरीडे लाइफ में एआई कैसे रोल प्ले कर रहा है वो पता है। तो आप एआई टॉपिक को उठाओ। तो हमेशा उस टॉपिक पे जाओ जिस पे आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जिस पे आप सबसे अच्छी तरह से लिख सकते हो। अब बात करें लेटर की, तो लेटर भी आपका आता है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ठीक है, हमेशा चॉइस होती है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की। अब कौन सा लेटर लिखना है, फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है? फॉर्मल किस पे लिखते हैं हम लिखते हैं मैनेजर्स को, अथॉरिटीज़ को, एडिटर्स को लिखते हैं। कोई इशू आ गया, कोई इशू पे आपको अवेयरनेस लाना है, ठीक है, इससे रिलेटेड फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। अगर इनफॉर्मल की बात करें तो ये आपका लिखा जाता है फ्रेंड्स को, मेंबर्स ऑफ द फैमिली को, रिलेटिव्स को लिखा जाता है। किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, किसी को वेडिंग पे बुलाना है, किसी को सजेशन देना है, कोई आपने अगर कोई चीज़ नया कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, आप चाहते हो कि आपका जो रिलेटिव है, जो फ्रेंड है, वो भी एक्सपीरियंस करे, तो उस पर होता है। तो हमेशा जब भी चॉइस हो आपको तो हमेशा फॉर्मल लेटर पे जाओ। क्यों? क्योंकि देखो फॉर्मल लेटर का एक पहले से ही एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है, फिर डेट लिखनी होती है, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है, फिर बॉडी आती है आपकी। उसके बाद नीचे आपको सैल्यूटेशन लेना होता है और फिर अपना नाम लिखना होता है। अब यहाँ पे मैं क्यों आपको कर रहा हूँ सजेस्ट फॉर्मल लेटर लिखने की, क्योंकि लेटर का वर्ड लिमिट तो फिक्स है, 150 वर्ड्स में लिखना है आपको। जब फॉर्मेट नहीं 50% ले लिया, फॉर्मेट ही जब इसका इतना ज़्यादा है तो 50% तो वहाँ आपका कंप्लीट हो गया। तो 50% तो आपने लिख दिया, उसमें कोई गलती भी नहीं होगी क्योंकि फॉर्मेट तो फिक्स है, तो उसमें आप गलती कर ही नहीं सकते। अब बचा बॉडी, तो बॉडी भी इसके एक हद तक फिक्स होती है। जैसे एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो पहला लाइन तो फिक्स रहेगा कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न पर्सन, ऑफ योर रीडर्स, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू दिस इशू का भी नाम आप लिख दोगे वहां से टॉपिक से देख के। अगर आप समझ लो बैंक मैनेजर कोई लिख रहे हो, ठीक है, तो वहां पे भी क्या लिखोगे, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस, जो आपका इशू है वो लिखोगे, या आई एम दिस एंड दैट, माई अकाउंट नंबर इज दिस एंड दैट, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस दिस। तो वहां पे फिक्स है। जो आपका कंक्लूजन लाइन है वो भी आपका फिक्स है। तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीजें पहले से ही फिक्स होती है जहां पे आप गलती कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो गलती करने का यहाँ पे चांस कम है, तो आपके नंबर्स भी कम कटेंगे। अगर आप इनफॉर्मल पे जाते हो तो यहाँ पे फॉर्मेट कम होता है, उतना ज़्यादा फॉर्मेट होता नहीं है, बॉडी बहुत बड़ी होती है, तो लिखना बहुत ज़्यादा होता है, कहानी काफ़ी ज़्यादा लिखनी होती है, जिससे गलती करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमेशा फॉर्मल लेटर पे ही जाओ। तो ये तो हो गया कि हमें सिलेक्ट कैसे करना है, ऐसे कैसे सिलेक्ट करना है, हमें लेटर कैसे सिलेक्ट करना है।
अब लिखते कैसे हैं, समझ लो हमने चूज कर लिया, आपने चूज कर लिया कि हाँ मैं इस टॉपिक पे दिस एंड दैट टॉपिक पे ऐसे लिखूंगा, या फॉर्मल लेटर चूज किया कि इस फॉर्मल लेटर पे मैं लेटर लिखूंगा। तो अब क्या करना है, अब आते हैं कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप डिस्क्रिप्टिव सेक्शन यानी एसे या फिर लेटर लिख रहे हो। जो सबसे पहला है वो है कि स्ट्रिक्टली अडियर टू द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का आपको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है। अगर ऐसे की बात करें तो 250 या 200 वर्ड्स का होता है, लेटर आपका 150 का होता है, ठीक है। तो ये वर्ड लिमिट आपको क्रॉस नहीं करनी है, क्योंकि जब आपके एसे एंड लेटर का इवैल्यूएशन होता है तो सबसे पहले जो चीज़ इवैल्यूएट होती है वो होती है वर्ड लिमिट। अगर आपने वर्ड लिमिट क्रॉस कर दिया आपके मार्क्स कटेंगे, तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखो, ठीक है। 3-5 वर्ड्स इधर उधर हो सकते हो, अगर 250 वर्ड्स का है 240 में लिख दिया, 245 में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट वर्ड लिमिट को क्रॉस मत करना, ठीक है। सेम चीज लेटर के लिए भी, तो हमेशा वर्ड लिमिट को फॉलो करो। दूसरा, सिंपल सेंटेंस लिखो, क्योंकि सिंपल सेंटेंस एक तो इजीली अंडरस्टूड होते हैं, दूसरा उसमें गलतियां कम होती है क्योंकि सिंपल है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहे हो, दो क्लॉज लिख रहे हो, बीच में कनेक्टेड डाल रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, गलत कनेक्टेड डाल दिया, गलत जगह पंक्चुएशन डाल दिया। अब चूंकि सेंटेंस बड़ा है तो हो सका लिखते लिखते आपको वर्ब का ध्यान नहीं रहा, टेंस का ध्यान नहीं रहा, तो वहां पे ग्रामेटिकल एरर हो गया, पंक्चुएशन वाले एरर हो गए, सिंटेक्स वाले एरर हो गया, तो वहां पे नंबर कटेंगे। बट सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, 8-10 वर्ड का सेंटेंस है। और वर्ड्स भी कैसे रखने हैं, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं रखने हैं, बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं रखने हैं, सिंपल वर्ड रखने हैं। तो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल वर्ड्स यूज कर रहा है, गलतियां होएंगी ही नहीं। उसके बाद ऐसे ये लेटर को अच्छा कैसे बनाएं, इस आइडियाज हैं हमारे पास, उनको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, कनेक्टर्स का यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, एडिशनली, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, इनका यूज करो। और भी कनेक्टर्स होते हैं, बट होता है, हाउएवर होता है, इनका यूज करो। कैसे बताता हूं, समझ लो कि आप सोशल मीडिया पे ऐसे लिख रहे हो, सोशल मीडिया, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडिविजुअल्स, ये आपका थीम है, इस पे आपको ऐसे लिखना है। तो आपने लिखा कि सोशल मीडिया मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, तो ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको सिंपल वे में लिखोगे कि एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया नेगेटिवली इंपैक्ट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। कोई फैंसी वर्ड्स यूज नहीं किया, कोई 3-4 क्लॉजेस नहीं लगा, एक सिंपल सेंटेंस लिखा और हमारा आइडिया कन्वे हो गया। अब आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है, कैसे करता है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप बताओगे कि किस तरह से जो टीनेजर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे उनको दूसरों के पोस्ट दिखते हैं, वो पोस्ट में उनकी दूसरों की परफेक्ट लाइफ दिखती है, फिर वो परफेक्ट लाइफ को वो अपनी लाइफ से, अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं, और जो कि उनको कम लगता है, उनको लगता है उनकी लाइफ कम है या उनकी लाइफ में बहुत कुछ लैक करता है, जिससे उनका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता है, वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, ठीक है। उनका वरी लेवल, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, जिससे उनका मेंटल हेल्थ क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। तो ये चीज़ आप कनेक्टर्स के थ्रू आराम से कर सकते हो। अब एक और आइडिया ढूंढना है, एडिशनली यूज कर सकते हो। एडिशनली जैसे साइबर बुलिंग का आप बात कर रहे हो, ऑनलाइन हरासमेंट का बात कर रहे हो, तो वहाँ पे एक और पॉइंट आप उसमें ऐड करोगे। कैसे ऐड करोगे, एडिशनली का यूज करके कर दोगे। एडिशनली वो जो इंस्टेंसेस है साइबर बुलिंग के, वो ऐसे भी अफेक्ट करते हैं, वहाँ भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है। तो इस तरह से आप अपने आइडियाज को कनेक्टर्स के थ्रू आराम से कन्वे कर सकते हो, ठीक है। हमेशा न्यूट्रल टोन रखो, कीप अ न्यूट्रल टोन, डू नॉट यूज एक्सट्रीम और इमोशनल वर्ड्स। ये हमेशा वहां पे स्पेशली ध्यान रखना होता है जहां पे आपको एक बैलेंस अप्रोच रखनी है। ऐसे में समझ लो एआई पे ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, किस पे लिख रहे हो, एआई पे, ठीक है। अब एआई में पूछा गया है कि क्या है ये, बून है या बेन है, तो यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप दोनों साइड प्रेजेंट करो न्यूट्रल वे में, ठीक है। आप किसी एक साइड की तरफ इंक्लाइन ना हो जाओ कि आप सिर्फ पॉजिटिव बात बताने लग गए, ठीक है। आप बोलने लग गए कि इन माय ओपिनियन इट इज वेरी गुड, इट इज परफेक्ट, इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हो, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू यूज एआई। या फिर आप नेगेटिव की तरफ बढ़ गए कि एआई शुड बी स्टॉप्ड, इट शुड नेवर बी यूज्ड इन दिस एंड दैट। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस कन्वे करते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स है। ये इन वर्ड्स को यूज करने से आप बचो, इस तरह के आइडियाज कन्वे करने से बचो, ठीक है। ओपिनियनेटेड नहीं होना है, बहुत ज्यादा बायस नहीं होना है, इमोशन
वो ज़्यादा नहीं दिखाना है, न्यूट्रल वे रखना है कि हाँ ये इम्पैक्ट है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, एक बैलेंस अप्रोच हमें रखनी है। ठीक है, इस तरह से हम एआई को यूटिलाइज कर सकते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव वे में, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक न्यूट्रल टोन आपको मेंटेन करनी है। ठीक है, तो एक्सट्रीम या इमोशनल वर्ड्स को यूज करने से बचो, टोन अपना न्यूट्रल रखो। उसके बाद चेक योर एसे एंड लेटर, कीप ग्रामर, स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन करेक्ट। अब देखो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कितना भी हम ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है कि हम एक दो गलतियां कर देते हैं, स्पेलिंग कहीं पे गलती हो गई, कोई बहुत ही माइनर सा मिस्टेक, सिली सा मिस्टेक हो गया, और कहीं पंक्चुएशन लगा दिया गलती से, कोई कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया। तो हमेशा कोशिश करो कि 5 से 6 मिनट पहले ही अपना एसे या फिर लेटर कंप्लीट कर लो, और उसके बाद पूरा चेक कर लो कि कहीं पे भी कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, हमेशा अपनी तरफ से पूरी तरह से कंफर्म हो कि मैंने कोई एरर ऐसे में नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर लेटर अटेम्प्ट कर रहे हो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब कैसे लिखना है, चलो हमें पता चल गया कि सिलेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, ऐसे चूज कैसे करना है, लेटर कैसे चूज करना है, किन बातों का ध्यान रखना है जब हम ऐसे और लेटर दोनों लिख रहे हो। अब आप लिखने बैठ गए ऐसे, अब कैसे लिखना है आपको ऐसे, आपने समझ लो कोई टॉपिक चूज कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, केयरफुली रीड द टॉपिक। टॉपिक को हमेशा केयरफुली रीड करो, क्योंकि कोई छोटा टॉपिक नहीं होता, ऐसे नहीं दिया रहेगा कि राइट एन एसे ऑन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। एक बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है, कि ये पूरा आपको पढ़ना होता है। ठीक है, मे बी थीम सेम हो, थीम आप समझ जाओ कि हाँ किस चीज पे लिखना है, पर टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ लो, और हमेशा मेक श्योर करो कि आप फेमिलियर हो और ऐसे अच्छे से लिख सकते हो। अब क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, जो भी टॉपिक होता है वो आप बहुत ही आप उस टॉपिक से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि जो भी चीज़ें चल रही है दुनिया में, जो भी सोशल कॉजेस है, सोशल इश्यूज चल रहे हैं, जो भी जो करंट अफेयर्स वाले इवेंट्स हैं, करंट अफेयर्स जो है वो चल रहा है, उससे ही रिलेटेड कोई टॉपिक आता है। तो बहुत चांसेस इससे होते हैं कि जो टॉपिक्स आपको मिल रखे हैं उनके बारे में आप जानते होगे। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि फेमिलियर हो, अच्छे से टॉपिक पढ़ लो। ठीक है, अब पढ़ लिया, आप क्या करना है, डिसाइड ऑन 2 और 3 मेन पॉइंट्स दैट यू वांट टू मेक अबाउट द टॉपिक। 2-3 पॉइंट्स बना लो। ठीक है, वहां पे रफ शीट पे लिख लो 2-3 पॉइंट्स क्या करना है। जैसे एग्जांपल में टॉपिक आया एआई को लेके, एआई से है कि हाँ एआई का क्या रोल है, ठीक है, क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है, आने वाले फ्यूचर में कैसे क्या भी होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, अब क्या लिखना है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम एक प्रॉज लिखो। क्या क्या प्रॉज है समझ लो, 3 तुमने प्रोज लिख लिए, एडवांटेजेस लिख लिए, उसी तरह से 3 कॉन्स लिख लिए। ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है, ये मेन पॉइंट्स है, इससे तुम्हारा ऐसे का बॉडी बन जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर बॉडी आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन में लिखते हैं टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब जैसे टॉपिक के बारे में क्या करना है, तो एक्सप्लेन करना है टॉपिक को। जैसे एआई है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर करोगे पहले अपने ऐसे को। ठीक है, 3-4 पैराग्राफ में रखोगे। जो पहला पैराग्राफ होगा वो तुम्हारा होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है बॉडी, फिर तुम्हारा आता है कंक्लूजन। ये जो 3 पॉइंट्स तुमने किए हैं, प्रोस हो गए, कॉन्स हो गए, या फिर समझ लो कि कोई जनरल टॉपिक से आया हुआ है, आई गेस, और फाइनेंशियल अवेयरनेस से, फाइनेंशियल इंक्लूजन से आया हुआ कोई टॉपिक है, तो उसके बारे में भी तुमने कुछ पॉइंट बना लिए। हाँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस जरूरी क्यों है, ठीक है, इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, किस किस तरह से ये लाइफ को अच्छा कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपने बना लिए, और ये पॉइंट्स आपका बॉडी में काम आएगा। उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जिसमें 1 पैरा आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी आपका 2-3 पैरा का हो सकता है, कंक्लूजन आपका 1 पैरा का, टोटल 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ का आपका ऐसे हो गया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर किस तरह से करना है उस पर बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या करना है, इन दिस सेक्शन ब्रीफली एक्सप्लेन द टॉपिक। टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन करो। जैसे एआई है तो बता सकते हो एआई क्या है, अभी के सोसाइटी मॉडर्न टाइम्स में कैसे रेलेवेंट है। ठीक है, या फाइनेंशियल अवेयरनेस है तो फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्या समझते हो, ठीक है, क्या जानते हो इसके बारे में, कैसे ये रेलेवेंट है, ये लिख सकते हो। कोई एक कोट या थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई कोट लिखा, उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, ये नहीं कि कोई भी रैंडम कोट लिख दिया, टॉपिक से रिलेटेड कोई कोट है या कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो थॉट प्रोवोक करता है, जिस पर सोचने पे जो आपको मजबूर करता है, वो स्टेटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, पर कोशिश करना है ज़्यादा कोट्स नहीं लिखने की। एक कोट स्टार्टिंग में लिखा या एक स्टेटमेंट लिखा, वैसा बस, आगे और कोट्स पे पूरी भरने की जरूरत नहीं है ऐसे को।
तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बॉडी पे आते हैं, बॉडी पे क्या करोगे, तो तुम्हारे पास तीन तुमने पॉइंट्स तो बना के रखे हैं, एआई से था प्रोज एंड कॉन्स बना रखे थे। वही अगर फाइनेंशियल लिटरेसी से था तो वहाँ भी फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, किस किस फील्ड ऑफ लाइफ में इंपॉर्टेंट है, कैसे ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे तुम लिख सकते हो, ठीक है। 2-3 पॉइंट है, ठीक है, 2-3 पैराग्राफ। अगर तुमने 3 पॉइंट लिखे तो 3 पैराग्राफ समझ लो तुम्हारे बॉडी के होंगे, 2 पॉइंट है तो 2 पैराग्राफ, ठीक है। हर पैराग्राफ में बॉडी के एक पॉइंट को समझाओ, वो पॉइंट लिखो, ठीक है, उससे रिलेटेड रीजन दो, ठीक है, एग्जाम्पल दो, उस पॉइंट को एक्सप्लेन करो। तो एक हो गया तुम्हारा एक पैराग्राफ। सिमिलरली सेकंड पैराग्राफ लिखो, जैसे एआई पे ही लिख रहे हो, तुमने प्रॉस बताया 1-2-3, कॉन्स बताया 1-2-3, ठीक है। तुमने एआई को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया कि हाँ एआई ये है, रेलेवेंट है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी सारे फील्ड्स में यूज़ हो रहा है, बीट हेल्थ केयर में यूज़ हो रहा है, अभी मेडिसिन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुमने एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद तुमने प्रोज बताए, तो प्रोज तुमने लिख रखे हैं, तो जो पहला बॉडी का पहला पैराग्राफ है उसमें तुमने बेनिफिट बता दिए कि कैसे एआई यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है हेल्थ केयर को, एजुकेशन को कर दिया है, काफ़ी इंटरटेनमेंट को कर दिया है, किस किस फील्ड में क्या क्या बेनिफिट दे रहा है ये लोगों को, वो लिख दिया। फिर आना तुम कॉन्स पे, तो ये बनेगा बॉडी का सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पे तुम बताओगे कैसे एआई की वजह से जॉब लॉसेस हो रही है, कैसे एआई में कुछ एथिकल कंसर्न है, ठीक है, कॉपीराइट का इशू आता है, क्योंकि एआई क्या करता है, पुराने वाले जो ह्यूमन इन्वेंशंस है उससे सीखता है, तो वहाँ पे कॉपीराइट का इशू आता है, ऑथरशिप का इशू आता है, ठीक है। उसके बाद चूंकि एआई बहुत ज़्यादा लोगों को डिवाइस रिलायंस बना देता, मतलब डिवाइस पे डिपेंडेंट बना देता है। तो ये सब चीज़ें तुम लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो बॉडी पे हो गया। अब आता है तुम्हारा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे तुम कि जो अब तक तुम्हारा मेन आर्ग्यूमेंट है उसको फ्रेश वे में रीस्टेट करना है। अगर तुम लिख रहे हो प्रॉस एंड कॉन्स पे, तो तुम ये लिखोगे कि एआई की ये प्रॉस है और ये कॉन्स है, ठीक है। उसके बाद तुम क्लोजिंग थॉट लिखोगे कि हाँ इस तरह से अगर कर सके तो हम एआई को एक बैलेंस्ड वे में यूज़ कर सकते हैं और जो कॉन्स है वो उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा पूरा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, सबसे पहले टॉपिक को पढ़ो, ठीक है, उससे रिलेटेड 2-3 मेन पॉइंट्स लिखो, वो मेन पॉइंट्स तुम्हारे बॉडी में आएंगे। टॉपिक के बारे में तुम्हें नॉलेज है, ठीक है, तुम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हो और डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो 2-3 सेंटेंसेस में, तो वो तुम्हारा बनेगा इंट्रोडक्शन। फिर जो पॉइंट्स तुमने लिखे हैं वो तुम्हारी बॉडी में जाएगा और कंक्लूजन में तुमको जो भी है, जैसे जो भी तुमने लिखा 1-2-3 पॉइंट्स कि हाँ एआई है तो एआई तुम्हारा इनमें यूज़ हो सकता है, कैसे हेल्थ केयर एआई ने रेवोल्यूशनाइज किया है हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, एंटरटेनमेंट को। ऑन द अदर हैंड इसने नेगेटिवली इम्पैक्ट भी किया है किन किन चीज़ों को, और अगर हम एक बैलेंस अप्रोच रख सकते हैं तो उस तरह से हम एआई को फुल्ली यूटिलाइज कर सकेंगे और इसके जो डिसएडवांटेजेस है, जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनको मिनिमाइज कर सकेंगे। ये तुम्हारा होगा कंक्लूजन। तो इस तरह से आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। कैसे, एक ऐसे मैंने लिया है, ऐसे क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस इन डेली लाइफ। समझ लो ये टॉपिक पे आया आपका ऐसे। अब कैसे लिखोगे, तो जो चीज़ मैंने सिखाई है उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले डिसाइडिंग द मेन पॉइंट्स, द एसे शुड एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली अवेयर एंड हाउ दिस विल हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। ऐसे क्या आपसे डिमांड कर रहा है, क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस इन डेली लाइफ। फाइनेंशियल अवेयरनेस में का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपका ऐसे किसके अराउंड घूमना चाहिए, ऐसे का आपका थीम क्या होना चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियली अवेयर होना और कैसे हेल्प कर सकता है डेली लाइफ में। इस थीम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका ऐसे इस थीम के अराउंड ही होगा तभी आपका रिलेवेंट होगा। अब अगर यहाँ पे पूछा गया इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस और आप फाइनेंशियल अवेयरनेस की डेफिनेशन ही देने लग गए, उसकी हिस्ट्री लिखने लग गए या उसके नेगेटिविटीज को लिखने लग गए, तो आप आपके नंबर कटेंगे। आपको थीम को ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया कि आप समझ गए कि हाँ मुझे लिखना क्या है, मुझे लिखना है कि फाइनेंशियल अवेयर होना क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से ये हमें अपने डेली लाइफ में हेल्प करता है। अब आ गया मेन पॉइंट्स पे। जैसे मैंने कहा था 2-3 मेन पॉइंट्स बना लेना जो आपके बॉडी में काम आएगा। तो 3 मेन पॉइंट्स यहाँ पे बना लिए। पहला क्या है, फाइनेंशियल अवेयरनेस हेल्प अस ट्रैक आवर स्पेंडिंग, प्लान आवर बजट एंड सेव द फ्यूचर। एक आपने पॉइंट बनाया कि हाँ फाइनेंशियल अवेयरनेस से हम अपना स्पेंडिंग ट्रैक कर सकते हैं, कितना बजट है हमारा, कितना खर्चा हो रहा है ये देख सकते हैं और सेविंग कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। एक और पॉइंट क्या हो गया आपने बनाया, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस हेल्प अस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड अवॉइड फॉलोइंग टू डेट। अब जिसको फाइनेंस के बेसिक्स का नॉलेज होता है, जिसको इंटरेस्ट रेट्स का, क्रेडिट कार्ड्स का, डेबिट कार्ड्स का, ठीक है, ईएमआईज का नॉलेज अच्छे से है, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन
अच्छे डिसीजंस ले सकता है, अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है और खुद को डेट में पड़ने से बचा सकता है। ठीक है, एक और क्या लिखा कि इनके साथ साथ ये हमें फ्यूचर फाइनेंशियल डिसीजन जैसे रिटायरमेंट हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, इसमें भी हेल्प करता है। ये हमें अपना जो फ्यूचर है उसको फाइनेंशियली सिक्योर बनाने में हेल्प करता है। तो ये 3 पॉइंट बन गए आपके, यानी आपको पता है कि जब आप इंट्रोड्यूस कर चुके होगे तो बॉडी आपका इन पॉइंट्स के अराउंड घूम रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इंट्रोडक्शन लिख दो पहले। स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। व्हाट इज इट? अब फाइनेंशियल अवेयरनेस क्या है, पहले वो इंट्रोड्यूस कर दो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस ये है और अभी के मॉडर्न टाइम्स में इसका इंपॉर्टेंस ये है। ठीक है, उसके बाद बॉडी में जो भी पॉइंट्स है उनको लिखो, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। ठीक है, अब स्पेंडिंग है, हमें स्पेंडिंग को ट्रैक करने में हेल्प करता है। तो इसका क्या यूज़ होगा, हमें स्पेंडिंग ट्रैक करेंगे तो हमें बजट का ध्यान रखेगा, तो हमें ओवर स्पेंड नहीं करेंगे, तो हम सेव कर पाएंगे फ्यूचर यूज़ के लिए। कोई इमरजेंसी हो गई या कोई एक बड़ा इवेंट है उसके लिए हम सेव कर लेंगे मनी, हमारे पास मनी अवेलेबल होंगे। ठीक है, कैसे यहाँ पे बेसिक्स ऑफ फाइनेंस कैसे हेल्प करता है, सेकंड पॉइंट को तुमने कर दिया वहाँ पे एक्सप्लेन कि कैसे जिसको नॉलेज होता है इंटरेस्ट रेट्स का, जिसको पता होता है ईएमआई कैसे काम करती है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, तो वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा, वो अपने लिए बेटर प्लान चूज कर पाएगा कि हाँ मुझे कौन सा डेट लेना है, कितने इंटरेस्ट रेट पे लेना है, क्या मुझे नहीं लेना है, क्रेडिट कार्ड कब लेनी है नहीं लेनी है। इससे क्या होगा, वो जो डेट में जो सिचुएशन आ जाती है डेट में जाने की, उससे वो बच जाएगा। तो यहाँ पे उसने खुद को सिक्योर कर लिया फाइनेंशियली। फिर एक और जो पॉइंट है कि कैसे वो बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करता है। तो जैसे रिटायरमेंट हो गया, इन्वेस्टिंग हो गई, तो जिसको पता होगा कि इन्वेस्टिंग के क्या क्या ऑप्शन है, रिटायरमेंट के क्या क्या ऑप्शन है, किस तरह से क्या काम करता है, किसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इससे वो एक बेटर रिटायरमेंट प्लान अपने लिए बना पाएगा, एक बेटर इन्वेस्टिंग प्लान बना पाएगा अपने लिए। ठीक है, और अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएगा फाइनेंशियली। तो ये चीज़ें तुमने लिख दी, तो ये तुम्हारा बॉडी बन गया। कंक्लूजन में क्या लिखोगे तुम कि हमेशा इन कंक्लूजन से स्टार्ट कर देना। ठीक है, हमेशा स्टार्ट करना इन कंक्लूजन। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, फिर वही चीज लिख देना बट अलग, यही नहीं कि पहला ही लाइन उठा के लिख दिया इंट्रोडक्शन का, नहीं, जो तुमने अभी तक लिखा है उसकी एक लाइन में समरी लिख दो कि हाँ हमें फाइनेंशियल अवेयरनेस हमें अपना स्पेंडिंग और बजट ट्रैक करने में, हमारा डेट में पड़ने से बचने में और हमें एक फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर बनाने में हेल्प करता है। और ये मॉडर्न टाइम में बहुत रेलेवेंट है और हर पर्सन को एक बहुत फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। इस तरह से लिख के अपना ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। जो पॉइंट हमने यहाँ पे बनाए हैं इसी पॉइंट से देखो कैसे यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया कि आज का फास्ट पेस इंटरनेटेड वर्ल्ड है तो फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अवेयरनेस से इंडिविजुअल्स को नॉलेज और स्किल मिलता है कि कैसे वो स्मार्ट इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, स्पेंडिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। अब जो भी तूने 3 पॉइंट्स बनाए थे वहाँ बता दिए कि बेनिफिट्स क्या है पीपल को, कि प्रैक्टिकल बजट और हेल्दी सेविंग हैबिट इस्टेब्लिश करता है। यहाँ पे कौन से पॉइंट तुम्हारे कन्वर्ट हो रहे हैं, सेविंग वाले और बजटिंग वाले। ठीक है, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड में गए तो अवॉइडिंग डेट एंड मेकिंग साउंड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, क्योंकि सेकंड पॉइंट तुम्हारा वही था, कैसे हमें नॉलेज होती है फाइनेंशियल चीज़ों की तो हम डेट में पढ़ने से बच जाते हैं। तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कैसे इंटरेस्ट रेट्स का नॉलेज होता है, क्रेडिट टर्म्स का, रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज होता है, तो हाई इंटरेस्ट डेट ट्रैप से बच जाते हैं इंडिविजुअल्स, वो लोन नहीं ले लेते हैं, वो क्रेडिट कार्ड नहीं ले लेते जहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट लग रहा है। ठीक है, उसके बाद उनको एम्पावर भी करता है कैसे वो रिटायरमेंट के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए अपना वो फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग और रिटायरमेंट के लिए भी। और फिर इन कंक्लूजन में लिख दिया कि फाइनेंशियल अवेयरनेस एक इनवैल्यूएबल लाइफ स्किल है जो सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि ये हमें थॉटफुल डिसीजन, नेसेसरी डेट एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान्स में हेल्प करता है। फाइनेंशियल इन्फॉर्म होने के लिए, ग्रेटर कंट्रोल होने के लिए हम सबको चाहिए फाइनेंशियल लिटरेट होना। तो यहाँ पे पूरा ऐसे तुम्हारा बन गया। अब यहाँ पे देखो जो कंक्लूडिंग पार्ट है इसमें हमने वही चीज लिखी है जो हमने अभी तक एक्सप्लेन किया है बॉडी में। ठीक है, तो ध्यान रखो कि बहुत बार क्या होता है कि हम जो इंट्रोडक्शन लिखा उसी को रिपीट कर देते हैं यहाँ पे कंक्लूजन में, तो इससे बचना। जो भी बॉडी में लिखा है उसको मतलब एक तरह से कंक्लूजन बना के यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो उससे तुम्हारा ऐसे स्मूथ लगेगा और वेल रिटन लगेगा। सेकंड कि एक ही लाइन को रिपीट मत करो। ठीक है, एक ही आइडिया को रिपीट मत करो क्योंकि वहाँ पे वर्ड लिमिट है। ठीक है, तो एक आइडिया को रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, टाइम वेस्ट भी होगा।
तो हर एक सेंटेंस पे ध्यान दो कि एक सेंटेंस अपने में आइडिया कंप्लीट करे और वो कंप्लीटली उस आइडिया को कन्वे करे और उसके बाद सेकंड आइडिया अगला सेंटेंस स्टार्ट करे। ठीक है, अब एक और ऐसे लिखते हैं टेक्नोलॉजी बोन और बेन पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही अप्रोच निकालो लगाओगे कैसे, मेन पॉइंट क्या, हमें क्या डिस्कस करना है। जैसे पुराने वाले में क्या डिस्कस करना था, इंपॉर्टेंस डिस्कस करना था, तो वहाँ पे एक ही एस्पेक्ट देखना था हमें, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हमें दोनों एस्पेक्ट देखने हैं, बून और बेन। तो ऐसे क्या डिस्कस करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब जैसा कि मैंने बताया, आपको कोई एक साइड नहीं लेना है कि हाँ बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा अच्छा है, या बहुत नेगेटिव है कि खराब है, इसको बैन कर दो। नहीं, आपको दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करना है और एक क्लियर पोजीशन लेके आपको कंक्लूड करना है। जैसे ये आपके पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं। अगर हम एक बैलेंस अप्रोच रखें, क्योंकि हर में इसमें तो यही होता है कि अगर हम एक बैलेंस अप्रोच रखें तो हम इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क को। हर में तो यही होता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, कोई भी चीज़ हो जिसके प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें बैलेंस अप्रोच रखना होता है। दोनों रख दिया और बता दिया कि हमें एक यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच रखना है कि हम अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सके। तो वही चीज़ यहाँ करनी है। मेन पॉइंट में क्या लिखना है, पहला पॉइंट क्या होगा आपका, टेक्नोलॉजी एज अ बून। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि हाँ डिफरेंट फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, चेंज कर रहा है, रेडिकली इंप्रूव कर रहा है, हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, एंटरटेनमेंट को, सोशल लाइफ को भी कर रहा है। फिर टेक्नोलॉजी एज अ बेन। अब नेगेटिव क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव बात हुई तो यहाँ पे नेगेटिव वाला एक पॉइंट लिख दोगे तुम कि गैजेट्स पे रिलायंस हो जाता है हमारा, लाइक डिपेंडेंट हो जाते हैं हम गैजेट्स पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनके बिना हमारा दिन नहीं गुजर पाता। ठीक है, प्राइवेसी कंसर्न्स हैं क्योंकि डेटा सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, तो वो है, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। ठीक है, तो एक तुम्हारा बॉडी का पैराग्राफ बन गया पॉजिटिव वाला, एक पैराग्राफ बन गया नेगेटिव वाला। अब उसी को लिख दो एग्जाम्पल करके, एक्सप्लेन करके, स्टेटमेंट को सपोर्ट करके अपना। ठीक है, कैसे स्टार्ट करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे कि रोल क्या है, अभी प्रेवलेंस क्या है टेक्नोलॉजी का, क्या क्या रोल है, किस तरह से हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। अब ये पूरा नहीं लिखोगे कि हाँ इसमें ऐसे कर रहा है, इसमें ऐसे नहीं, एक दो सेंटेंस में लिखो कि हाँ इस फील्ड को कर रहा है और अभी काफ़ी प्रेवलेंट है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी के बेस पे करते हैं। अब बॉडी में तुम जाके एक्सप्लेन करोगे एक एक पॉइंट को, हाँ ये इस तरह से है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फिर समराइज कर दोगे मेन पॉइंट और एक बैलेंस व्यू पॉइंट के साथ अपना कंक्लूजन दोगे कि हाँ नेगेटिविटीज भी है, पॉजिटिविटीज भी है, पर अगर एक बैलेंस अप्रोच रखते हैं तो हम फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे टेक्नोलॉजी को। यहाँ पे ऐसे भी दिया हुआ है, उस तरह से ही हमने लिखा भी है इसको। यहाँ पे क्या है, हमने बताया रोल क्या है, तो कोड है मॉडर्न सिविलाइजेशन का टेक्नोलॉजी। कोड क्यों है, क्योंकि हर कुछ टेक्नोलॉजी पे बेस है। ठीक है, हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे हेल्थ केयर हो चाहे कम्युनिकेशन हो। अब यहाँ पे हम एक एक चीज लिख नहीं रहे कि हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, सोशल मीडिया है, हर चीज नहीं लिख रहे। हमने बस एक जनरल आइडिया दिया कि हेल्थ केयर से लेकर कम्युनिकेशन तक ये आपका अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बहुत चीजें पॉसिबल कर रहा है, बट इस टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली बून और बेन। यहाँ पे हमने एक थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट लिख दिया कि क्या ये बून है या बेन है। ठीक है, फिर हमने यहाँ से लिखा कि पॉजिटिव साइड में ये चीजें हैं। फिर हम आगे सेकंड पैराग्राफ, हाँ नेगेटिव साइड में भी है। अब देखो कैसे हमने कलेक्टर का यूज करके, हाउएवर का यूज करके आइडियाज को कलेक्ट किया कि हाउएवर, यहाँ पे पॉजिटिव चीजें बताई, उसके बाद हाउएवर लिख के फिर यहाँ पे मोर ओवर। हाउएवर क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ रहे हैं, अपोजिट पे आ रहे हैं, तो कॉन्ट्रास्ट वाला कनेक्टर लगा दिया। तो यहाँ पे क्या पता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम आती है, जैसे आई स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस हो जाता है ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करने से। मोर ओवर, अब और क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मोर ओवर, इन एडिशन वो भी लिख सकते हो, हैज़ रेज्ड प्राइवेसी कंसर्न्स हो गया है, क्योंकि कंपनीज कलेक्ट करती है डेटा। ठीक है, ट्रस्ट जा रहा है, सेंस ऑफ इन्वेजन आ रहा है, और कंक्लूड कर दिया कि टेक्नोलॉजी के भी बून और बेन दोनों होते हैं। एक तरफ जहाँ ये बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आता है, तो इसके चैलेंजेस भी है जिनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सिग्निफिकेंट चैलेंजेस है। When used thoughtfully and responsibly, तो टेक्नोलॉजी सर्व कर सकता है पावरफुल टूल, देयरफॉर इट इज अप टू अस, हमारे पे है कि हम किस तरह से इसको यूज करते हैं। तो हो गया कंक्लूजन, हो गया आपका ऐसे। तो ऐसे लेना है आपको। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट की बात कर रही, वहाँ पे एक एस्पेक्ट रखोगे अपना। जैसे अगर सिर्फ पूछा जा रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो वहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंस वाली बातें करोगे, जैसे हमने किया फाइनेंशियल वाली लिटरेसी वाले केस में। पर जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बेन है, बून है, तो दोनों वहाँ पे साइड प्रेजेंट करना होता है न्यूट्रल वे में। देखो हम ऐसे में कहीं भी हमने कोई साइड नहीं लिया है, पूरे ऐसे में हम बायस नहीं हो गए हैं कि सिर्फ पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं या सिर्फ नेगेटिविटी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बैलेंस रखा हमने, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और कंक्लूड कर दिया। तो ऐसे आपको ऐसे लिखना है। अब आते हैं लेटर पे। तो चूंकि मैंने पहले बता रखा है कि लेटर का फिक्स फॉर्मेट होता है, फॉर्मल लेटर चूज करना,
क्या कर उसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखोगे, सबसे ऊपर होना चाहिए सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स टाइटल एड्रेस, जैसे है बैंक मैनेजर तो बैंक मैनेजर, फिर एड्रेस लिख दिया, या द एडिटर, फिर एड्रेस लिख दिया। सब्जेक्ट लाइन लिखोगे, सैल्यूटेशन करोगे, डियर सर मैम वो लिखोगे। फिर आता है बॉडी, तो बॉडी को भी 3 पैराग्राफ में लिखना। पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या, अगर बैंक मैनेजर को लिख रहे हो, कोई इशू को लेके, तो बोलना माय नेम इज ये, आई हैव एन अकाउंट विथ योर बैंक, मेरा अकाउंट नंबर ये है, ठीक है, और ये इशू है। उसके बाद सेकंड में एक्सप्लेन करना इशू को, क्या इशू है तुम्हारा, एटीएम तुम्हारा नहीं चल रहा है तुम्हारे नेबरहुड में, या तुम ब्रांच में गए, तुम्हें कोई इशू हुआ, उस इशू को एक्सप्लेन करोगे। और फिर रिक्वेस्ट करोगे थर्ड पैराग्राफ में कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए आपको। सिमिलरली एडिटोरियल वाले केस में भी वही करोगे, सॉरी एडिटर वाले केस में रिडक्शन लोगे कि यार थ्रू द कॉलम्स ऑफ स्टीम न्यूज़पेपर, या भी जो भी तरह से आप इंट्रोड्यूस करते हो वैसे करोगे, ये प्रॉब्लम है लिख दिया। फिर एक्सप्लेन करोगे कि हाँ ये इशू है, ये ऐसा इशू आ रहा है, हमारे नेबरहुड में ये इशू आ रहा है, या सोसाइटी में ये इशू आ रहा है। और फिर लास्ट में बोलोगे कि आपके न्यूज़पेपर के थ्रू हम ये अथॉरिटीज़ को बताना चाहते हैं कि इस तरह से ये करना चाहिए, ठीक है। फिर एंडिंग सेलिब्रेशन डालोगे, योर सिंसियरली, ट्रूली, फेथफुली, और अपना नेम। तो ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स टाइटल एंड एड्रेस, फिर सब्जेक्ट लाइन, फिर सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, एंडिंग सैल्यूटेशन, ठीक है। यही होना चाहिए ऑर्डर, इसलिए मैंने 1 2 3 करके दिया है, क्योंकि 1 में ये आएगा, 2 में ये आएगा, 3rd में ये आएगा। ये कर दिया, यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता है कि फिक्स है, और ये भी फिक्स है। 50% हो गया यहाँ पे आपका कंप्लीट, और बाकी यहाँ पे लिख देना 50%, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे 456 मेपल रोड दिया है, XYZ सिटी लिया है, 1 2 3 4 5 6 दिया है। तो क्या ये सेंडर्स एड्रेस है, ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। अब सेंडर्स एड्रेस लिखते समय ध्यान देना, सिर्फ एंडिंग लाइन को छोड़ के बाकी लाइंस में कॉमा डालना है। जैसे लिखा 456 मेपल रोड, कॉमा दे दिया, XYZ सिटी 1 2 3 4 5 6, पिन को डाल दिया, ठीक है। क्योंकि 2 लाइन का ही एड्रेस है तो पहले लाइन में कॉमा था। अगर 3 लाइन का एड्रेस है, अगर एड्रेस दे रखा है ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही, और वो 3 लाइन का है, तो लाइन 1 कॉमा, लाइन 2 कॉमा, और लाइन 3 में कोई कॉमा नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो एंड कर रहा है ना। कॉमा हमेशा कब डालते हैं हम, जब आगे कुछ और है। जब ये फाइनल लाइन है एड्रेस का, इसका ये कुछ होगा ही नहीं, तो हम क्यों कॉमा डालेंगे, ठीक है। फिर डेट लिख दिया। अब डेट कोशिश करना इसी फॉर्मेट में लिखने की, मल्टीपल फॉर्मेट में लिख सकते हो, बट चूंकि ये बहुत सिंपल है, 13 नवंबर 2024 लिख दिया, 25 अगस्त 2025 लिख दिया, ठीक है। फिर लिखना ब्रांच मैनेजर। अब यहां से यहां तक ये तो डेट हो गया, ये है आपका रिसीवर्स एड्रेस। इसमें क्या करना है, अब देखो सबसे पहले सैल्यूटेशन आया, टाइटल आया, सॉरी सैल्यूटेशन नहीं टाइटल, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आया टाइटल, किसको लिख रहे हो, तो हम लिख रहे हैं ब्रांच मैनेजर को। तो लिखा, क्योंकि लेटर किसको जाएगा, ब्रांच मैनेजर को जाएगा, तो पता होना चाहिए ना किसको खोलना है लेटर, तो ब्रांच मैनेजर को खोलना है। तो लिखा ब्रांच मैनेजर। अब यहाँ फिर नीचे लिखा ABC बैंक है, फिर कॉमा, कहाँ पे, स्ट्रीट पे, कॉमा। अब यहाँ पे देखो कोई कॉमा नहीं है, क्योंकि एड्रेस यहाँ खत्म हो गया, इसका हमें कुछ नहीं लिखना। तो हमने यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ खत्म कर दिया कि हम लिख रहे हैं ब्रांच मैनेजर को। किसके ब्रांच मैनेजर को, तो ABC बैंक के ब्रांच मैनेजर को। ABC बैंक कहाँ है, तो भाई ABC बैंक यहाँ है, ठीक है। अब आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे लिखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पे जाओ, क्या है, राइट लेटर टू अ मैनेजर फॉर रिक्वेस्टिंग अ वेवर ऑन क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फीस। मतलब क्रेडिट कार्ड का लेट पेमेंट किया है इंडिविजुअल ने, तो उस पर बैंक ने चार्ज लगा दिया, फाइन। तो वो कह रहा है कि बैंक को कि फाइन हमारा माफ कर दो, ठीक है। तो जहां पे रिक्वेस्टिंग है तो वहां पे रिक्वेस्ट लिख दो। रिक्वेस्ट फॉर किस लिए, तो वेवर ऑन क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फीस। तो रिक्वेस्ट फॉर वेवर ऑफ क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फी, आराम से हो गया, यहीं से लिखना है, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर, उसके बाद लिखोगे सैल्यूटेशन, डियर सर या मैडम, डियर सर या फिर डियर मैडम कोई भी लिख सकते हो। फिर अपना बॉडी करना, पहले में क्या इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम राइटिंग टू काइंडली रिक्वेस्ट अ वेवर, मैं किस लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरे क्रेडिट कार्ड अकाउंट का नंबर क्या है, ABC बैंक से है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में अपना इशू एक्सप्लेन किया कि कैसे भाई मैंने 5 मंथ में ज़्यादा खर्चा कर दिया था जिससे फाइनेंस में अफेक्ट हो गए, ठीक है। मैंने पेमेंट कर दी है और आगे से भी मैं पेमेंट करना चाह रहा हूँ और पेमेंट करता रहूँगा, और गिवन माई हिस्ट्री विद द बैंक एंड माई कमिटमेंट बाई रिजॉल्विंग द इशू, ठीक है। आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट टू कंसिडरेशन फॉर वन टाइम वेवर। अब यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे लिख देना है कि मैंने पेमेंट कर दिया है, अब चूंकि मेरी हिस्ट्री बैंक से काफ़ी अच्छी है, मैंने टाइम पे सारा पेमेंट किया है, इस बार ही बस गलती हुई है, तो ये जो लेट फाइल लगा है वो माफ़ करते हैं आप। फिर लिख के कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट, आई लुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यू सिंसियरली। सिग्नेचर अपना नाम लिख देना यहाँ पे, नाम में फुल नेम लिखना, फुल नेम, ठीक है। जैसे दिया है वहाँ पे महेश सिंह, ठीक है। तो ये मत लिखना योर सिंसियरली महेश, नहीं, महेश सिंह। अपना नाम भी लिख रहे हो, कोई नाम नहीं दिया है, योर करके लिखा है, यू शुड राइट लेटर, पूरा नाम लिखना अपना, ठीक है, फुल नेम। अब देख लेते हैं एक एडिटर वाला भी एक लेटर देख लेते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, पहले हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा, जो भेज रहा है उसका एड्रेस। यहाँ भी देखो कॉमा हमने ध्यान दिया है, कॉमा एक जगह लगाया क्योंकि सेकंड लाइन आपकी एंडिंग लाइन थी। फिर डेट लिखा, फिर किसको लिख रहे हो तो उसका टाइटल और उसका एड्रेस लिखा, यानी रिसीवर का टाइटल और रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या है, एक आर्टिकल पब्लिश करनी रोड सेफ्टी अवेयरनेस पे, तो वही चीज लिख दी, रिक्वेस्ट टू पब्लिश एन आर्टिकल ऑन रोड सेफ्टी अवेयरनेस, ठीक है। फिर डियर सर मैडम करके लिख दिया कि आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट दैट योर एस्टीम्ड पब्लिकेशन कंसीडर्स फीचरिंग एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी अवेयरनेस। ऐसे भी लिख सकते हो कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर रीडर्स टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी अवेयरनेस, ठीक है। कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि थ्रू द कॉलम्स of your esteemed newspaper I want to draw the attention of the authorities toward। अब यहाँ पे जो भी इशू है वो लिख देना। तो या तो ये लिख सकते हो जो यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी लेटर में कि हम राइटिंग टू रिक्वेस्ट दैट योर एस्टीम्ड पब्लिकेशन कंसीडर्स फीचरिंग एन आर्टिकल ऑन द, के बाद वही जो चीज़ लिखा है वो लिख दोगे, नहीं तो फिर ये वाला भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये तो फिक्स है। फिर यहाँ पे बता दिया कि हाँ ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रहा है, एक्सीडेंट रेट बढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, इससे डील करना है। फिर सेकंड में हमने इशू को समझा दिया कि कैसे कंसर्निंग राइज है रोड रिलेटेड इंसिडेंट्स में हमारे एरिया में बहुत सारे प्रिवेंट हो सकते हैं, बट बेटर अवेयरनेस की ज़रूरत है, सेफ्टी प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें करना चाहिए, सेफ बिहेवियर के लिए हमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंक्लूड कर दोगे कि हाँ सिंसियरली होप कर रहा हूँ कि ये जो अवेयरनेस है इससे डिफरेंस आएगा, और थैंक यू करके फिर सिंसियरली लिख के अपना नेम लिख देना, फुल नेम यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप लेटर को भी लिख सकते हो। तो हमने ऐसे को डिस्कस कर लिया, लेटर को डिस्कस कर लिया, मेन पॉइंट डिस्कस कर लिया कैसे ऐसे को चूज करना है, फिर ऐसे लिखते समय क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सिमिलरली लेटर को कैसे चूज करना है और क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक। आप कुछ मोस्ट प्रोबेबल ऐसे टॉपिक्स दे रखे हैं मैंने, ठीक है। जो दो ऐसे हमने डिस्कस किया वो प्रीवियस ईयर के एसेस थे, फाइनेंशियल आपका लिटरेसी वाला भी, फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला भी, और जो था आपका टेक्नोलॉजी बून अर्बन, वो दोनों आपके एग्जाम्स में पिछले सालों में आए हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं, तो इन टॉपिक्स पे आप कोशिश करना कि जो भी अप्रोच हमने बताया है आपको उसके थ्रू इन टॉपिक्स पे आप लिखो, ठीक है। अब ये नहीं है कि ये पूरा यही लिमिटेड लिस्ट है, इसी में से कोई एक आएगा, ऐसा नहीं है, बट मैंने हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की, जैसे मेंटल हेल्थ को कवर करने की कोशिश की है, सोशल मीडिया को कवर करने की कोशिश की है, एआई को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी को कोशिश करने की, वर्क लाइफ बैलेंस को, ई कॉमर्स को, फिजिकल फिटनेस को, बैंक्स के रोल को, क्लाइमेट चेंज को, ई लर्निंग को, सब पे मैंने एक टॉपिक दिया है, क्योंकि जब आप टॉपिक को लेके रिसर्च करोगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ोगे, तो अगर आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज अच्छी है तो आप उस टॉपिक से, उस थीम से रिलेटेड किसी भी तरह का ऐसे आएगा आप लिख दोगे। तो जब आप इन सब के लिए पढ़ रहे होगे तो आप सिर्फ इन टॉपिक्स के लिए नहीं, इन थीम्स के लिए पढ़ रहे होगे कि हाँ अगर एआई पे आता है, मैं किसी भी टॉपिक पे आता है मैं लिख दूंगा, मुझे नॉलेज है। अगर साइबर सिक्योरिटी पे आता है, अगर सोशल मीडिया के इम्पैक्ट पे आता है, मेंटल हेल्थ पे आता है, ई कॉमर्स पे आता है, फिजिकल फिटनेस पे आता है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं लिख दूंगा आराम से, क्योंकि मैंने उस टॉपिक पे रिसर्च किया है, ठीक है। तो ये आपके ऐसे टॉपिक्स हैं। उसी तरह से आपके मैंने लेटर टू बैंक मैनेजर वाले टॉपिक्स भी लिखे हैं कि कैसे आप इनकरेक्ट चार्ज हो गया अकाउंट में, या फिर पुअर कस्टमर सर्विस थी, या लोन एप्लीकेशन में देरी हो गई, क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज करवाना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करवाना है, तो इन तरह के
एसेस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इनमें से ये जनरली ऐसे एसेस इन लेटर्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जनरली इस तरह के लेटर्स आपको देखने को मिलते हैं। वैसे रिलेटेड टू एडिटर वाले टॉपिक्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, कैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, पब्लिक हेल्थ केयर बेटर होना चाहिए, प्राइवेट एजुकेशन का कॉस्ट बढ़ा जा रहा है, उस पर कंसर्न आपको बता देना है, अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए मेंटल हेल्थ पे। तो इस तरह के टॉपिक्स पे आप लेटर को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका डिस्क्रिप्टिव का पूरा ओवरव्यू, कैसे क्या करना है आपको, किस तरह से सिलेक्शन करनी है, वर्ड लिमिट ध्यान रखना है, किस तरह से आपको अपने पॉइंट्स को लिखना है, उस पर और इलेबोरेट कैसे करना है, एक्सप्लेन करना है आपको, रीजन देने, एग्जाम्पल देने। लेटर राइटिंग में आपको कैसे फॉर्मेट करना है, आपको कोशिश करना है लेटर राइटिंग में कि फॉर्मल लेटर पे जाओ। फॉर्मल पे क्या होगा, आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो और इन टॉपिक्स पे जो भी टॉपिक्स डिस्कस हुए इन पे प्रैक्टिस जरूर करना। कोशिश करना कि एक ऐसे जरूर लिखो, एक लेटर जरूर लिखो पर डे, क्योंकि फिर हैबिट आएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगे, फिर आपकी हैबिट बन जाएंगी, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।